हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। हम डिस्कस कर रहे हैं लुसेंट की पॉलिटिकल साइंस यानी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम बेसिक फीचर्स तक डिस्कस कर चुके हैं, पूरा एकदम अच्छे से मैं बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये टोटल 3 वीडियो में आएगा ये, और तीनों आज के आज ही अपलोड हो जाएगा। 3 वीडियो में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है 42nd और 44th सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावे जो बाकी है बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ध्यान देना, मैं रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्वेश्चन आते हैं। तो 3 वीडियो आएगी, एक आएगी पहले से लेके 42nd के बीच में जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद एक वीडियो आएगी 42nd 44th, थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस वगैरह थोड़ा देखेंगे कुछ कुछ पॉइंट पे। क्लियर? क्योंकि 42nd में बहुत सारा चेंजेस हुए, उसी को सलटने के लिए 44th आया था। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं, और उसके बाद 44th के बाद जो आएगा वो तो हम देखेंगे ही। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो हम प्रेसिडेंट, एक वीडियो में प्रेसिडेंट डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे वीडियो में वाइस प्रेसिडेंट, फिर गवर्नर, और ऐसे ही ऐसे करके हम जल्दी जल्दी कवर करने का ट्राई करते हैं। आपको पता है इकॉनमी में भी हम एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, उसमें भी अब एक और वीडियो आएगा जिसमें एम्प्लॉयमेंट के बाद स्कीम सारे दिए हैं ना, वो स्कीम कर लेंगे। उसके बाद जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। बायोलॉजी का जूलॉजी बचा हुआ है पूरा, और उसके अलावे पूरा हो चुका है। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो पूरा एंड है, हिस्ट्री पूरा एंड है, ज्योग्राफी ऑलमोस्ट पूरा एंड है। ज्योग्राफी का जो बचा हुआ है उसको मैं मैप के मदद से कराऊंगा, चाहे वो बायोस्फीयर रिजर्व हो, नेशनल पार्क हो, और भी कुछ हो, तो मैप के मदद से करवाऊंगा। इवन इवन जो भी मैं स्टेट सॉरी इंडिया और उसके अलावा एशिया, सारे महाद्वीप के बारे में मैं फिर से मैप की मदद से अच्छे से करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले आता है पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या करते हैं? मेन प्रोविजन, मेन मकसद होता है कि इनका एम्पावरमेंट करे लोगों को, क्योंकि लोगों का एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी था, खासकर सोशल स्पेशल प्रोविज़न करना ज़रूरी था सोशली एंड बैकवर्ड सेक्शन क्लास के लोगों के लिए। तो हमने इसमें बहुत सारे बदलाव किए, जैसे हमने इसमें 15वें आर्टिकल में बदलाव किए। 15वें आर्टिकल क्या करता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ राइट, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। हमने इसमें भी बदलाव कर दिए। उसके बाद हमने सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, इसमें हम 9th शेड्यूल ला दिए। 9th शेड्यूल लाने का क्या मतलब था? 9th शेड्यूल एक ऐसा बॉक्स था, एक ब्लैक बॉक्स टाइप का, कि इसमें आप कुछ भी रख दो, इसमें कुछ भी रख दो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। यानी 9th शेड्यूल में जो भी चीज़ आपने रख दिया, आप उसका भूल जाओ कि उस पर जुडिशियल रिव्यू होगा, कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट के पावर को ही छीन ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की वैलिडिटी को ही ख़त्म कर दे रहे हैं। क्लियर? 9th शेड्यूल हमने देख लिया। उसके हाँ, तो 9th शेड्यूल में और धीरे धीरे क्या, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 9th शेड्यूल जब आया उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? एक बार यूपीएससी में 2018 में यही 19 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 9th शेड्यूल जब आया उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे? और 9th शेड्यूल कब आया हमें पता ही है, 1951 में। किस अमेंडमेंट एक्ट में? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। बहुत जानदार और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद इसी 9th शेड्यूल में आपको लगेगा कि 9th शेड्यूल में उस समय जो आ गया वही आ गया, नहीं। 9th शेड्यूल में अपने सहूलियत के लिए धीरे धीरे और सब्जेक्ट ऐड करते गए, जैसे फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक्ट, इसमें तो क्या आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। क्लियर? कुछ भी याद नहीं रखना। अब चलते हैं और क्या क्या है, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में और क्या क्या किया। पहला तो हमने मान लिया कि 9th शेड्यूल है। सेकंड क्या किया कि आर्टिकल 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को थोड़ा और रिस्ट्रिक्ट करने का कोशिश किया, लोगों के हाथों से पावर को छीनने का ट्राई किया। लोगों के पास अभी इनफाइनाइट पावर था, तो उसमें सरकार, उसमें जो पार्लियामेंट ने थी, पार्लियामेंट ने बोला कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आप पब्लिक ऑर्डर को वायलेट करो, अगर आप फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट इसको क्षति पहुंचाओ, या आप किसी ऑफेंस के लिए लोगों को भड़काओ, इंसाइटमेंट करवाओ, तो क्या कर सकते हैं हम? आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। क्लियर?
पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ फॉरेन स्टेट, और किसी आप ऑफेंस को भड़काते हो ताकि लोग ऑफेंस करने चले जाते हैं, कोई भी गुनाह करने चले जाते हैं। और एक और चीज़, रेस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से, रेस्ट्रिक्शन रिजनेबल होना चाहिए। जो पार्लियामेंट जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं वो रीजनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा रहे, नहीं, और जस्टिसिएबल भी होना चाहिए। क्लियर, ये सब हमने देख लिया। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या बदलाव किया गया। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक बदलाव बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा चीज़ याद रखना, डेलिमिटेशन कमीशन को फिर से रीएडजस्टमेंट के लिए बोला गया। इसको नहीं भी याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि डेलिमिटेशन कमीशन को रीएडजस्टमेंट के लिए बोला गया। भाई डेटा मत याद रखो। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था, रीएडजस्टमेंट हुआ था स्टेट का रीएडजस्टमेंट हुआ था। क्लियर, आपको पता है ना 1956 में, इससे पहले स्टेट 4 पार्ट में डिवाइड थे, ABCD स्टेट्स था। लेकिन इसके बाद अब क्या किया गया, अब जो स्टेट होंगे लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं है, स्टेट को डिवाइड किया गया। तो अब क्या हुआ, 19 में से 5 गया तो कितना हुआ, 14 स्टेट हो गए, और लास्ट में 6 यूटी हो गए। तो पहले जो ऐसे ABCD डिवाइड था, इसको हटा दिया गया, अब 14 स्टेट हो गए, 6 यूटी आ गया। यानी यूनियन टेरिटरी का इंट्रोडक्शन सबसे पहले इसी समय हुआ। तो आपसे सिंपल फंसा नहीं सकता है कि बताइए यूनियन टेरिटरी इंडिया में, यूनियन टेरिटरी वर्ड कब आया, यानी यूनियन टेरिटरी का इंट्रोडक्शन कब हुआ। तो आप बोलोगे संविधान में था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। नहीं भाई, 1956 में आया। क्लियर, किस अमेंडमेंट एक्ट में, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। क्लियर, उसके बाद है नाइन्थ भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इंडियन टेरिटरी को एडजस्ट किया गया, एग्रीमेंट विद बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। उसके बाद यहाँ पे सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी, बेरुबारी केस हुआ, बेरुबारी यूनियन केस हुआ टू पाकिस्तान, मतलब कुछ एरिया पाकिस्तान को दे दिया गया। इसके बाद कई केस चले, उसके बाद कुछ डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्लियर ना, चलिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि अगर आप रीएडजस्टमेंट करते हो ना किसी देश के साथ, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप संविधान को अमेंड करो। ये ध्यान रखना है कि आप एग्जीक्यूटिव एक्शन के मदद से ही आप रीएडजस्टमेंट कर सकते हो। ध्यान देना, रीएडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हम अपना पार्ट किसी को देते हैं। रीएडजस्टमेंट का मतलब कि ऐसे ऐसे कुछ थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, हम इसको सुलझ लेते हैं, थोड़ा इसको दे, थोड़ा इससे ले ले, ऐसी बातें। आप किसी को कोई पार्ट दे रहे हो, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ रीएडजस्टमेंट। क्लियर, अब नेक्स्ट है 10th अमेंडमेंट एक्ट। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया, 1961 में आया। क्लियर, अब इसमें क्या हुआ, दादर नगर हवेली इस सब को यूनियन ऑफ इंडिया में मिला लिया गया एज अ यूनियन टेरिटरी, ये ध्यान रखना। उसके बाद 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में गोवा, दमन एंड दीव को इनकॉर्पोरेट किया गया एज ए यूनियन टेरिटरी। 13th में नागालैंड को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया अंडर 371A। ध्यान देना, 371A। ए किसके साथ है, इसके साथ और भी 10 है, ABCDEFGH ऐसे करके हैं। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया, पौंडीचेरी को इंडिया में मिलाया गया। और ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी प्रोवाइडेड लेजिस्लेटिव एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। धीरे धीरे इनको क्या किया गया, पहले क्या किया गया, इनको लेजिस्लेटर प्रोवाइड किया गया क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी था। बाद में आपको पता है इनमें से मोस्ट ऑफ द इसमें से क्या बन गए हैं, एक स्टेट बन गए हैं। और क्योंकि लेजिस्लेचर तो थे ही। अब क्या हुआ, हाँ चलिए आ गया था। एक 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक और चीज़ किया गया, सॉरी 14th के बाद 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि हुआ था 1963 में, एज नहीं लिखा, डेट नहीं लिखा। इसमें क्या किया गया, हाई कोर्ट के जज होते हैं ना, उनका रिटायरमेंट एज जो पहले 60 हुआ करता था उसको बढ़ा दिया गया 62। और एक और चीज़, जो आर्टिकल 226 में जो रिट पावर नहीं है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट के रिट का पावर, तो उस पावर को थोड़ा बढ़ा दिया गया। पहले क्या पावर था कि अगर जो भी एक्शन हुआ है, जो भी कॉज हुआ है, वो सब इसी के टेरिटोरियल यूनिट में होगा ना, तभी ये कुछ हाई कोर्ट कर सकता है। जैसे दिल्ली में होगा तभी दिल्ली का हाई कोर्ट कुछ कर सकता है। लेकिन अब थोड़ा एक्सटेंड किया गया कि आप आउटसाइड टेरिटोरियल लिमिट में जा सकते हैं। लेकिन एक केस होना चाहिए
कि कॉज ऑफ एक्शन यानी जो भी चीज़ हुआ है, जो भी क्राइम हुआ है, जो भी हुआ है, मतलब जो भी गुनाह हुआ है, वो गुनाह इस आपके स्टेट के टेरिटोरियल यूनिट में ही हुआ हो, इस यूनिट में हुआ है, ये बंदा करके कहीं और चला गया, तब हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते, तब ये हाई कोर्ट कर सकता है, लेकिन ओरिजिन इसी में होना चाहिए। क्लियर है ना। नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, पहले क्या होता था पता है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास एक पावर होता था कि कोई भी अगर इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट होती थी ना, ध्यान देना, इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट होती थी तो एक वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना देता था। ध्यान देना, इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होती थी तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास एक पावर होता था कि वो क्या कर देता था, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना देता था। लेकिन 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966 में उनसे ये पावर छीन लिया गया और उनको बोला आप ये नहीं कर सकते, ये काम सीधा सीधा हम हाई कोर्ट को सीधा करने के लिए बोल देते हैं। उसके बाद 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, सिंधी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में डाला गया, जो कि अभी आपको पता है टोटल 22 है, और बाद में भी डाला गया था। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रख लो प्लीज प्लीज, प्रेसिडेंट का एसेंट इम्पॉर्टेंट है और नेसेसरी है, उनको एसेंट देना, इवन सॉरी नेसेसरी नहीं, कंपल्सरी है। नेसेसरी का मतलब होता है सिंपल जरूरी, कंपल्सरी, नेसेसरी तो हमेशा से होगा, नेसेसरी तो अभी ही है प्रेसिडेंट का एसेंट, लेकिन कंपल्सरी प्रेसिडेंट को देना ही होगा एसेंट, प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या किया, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वो को कर्टेल की, पहले ध्यान देना, हटाया तो गया 1978 में, इस समय कर्टेल किया गया, थोड़ा पावर को कम किया गया। और आपको ये भी पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी ने प्रिवेसी पर्स प्रिविलेज जो फॉर्मर रूलर थे उनके पास ये पावर था ना, उनसे ये पावर सब छीन लिया किस एक्ट में, 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। उसके बाद लोकसभा के सीट को इंक्रीज किया गया, कब, 525 से लेकर 545 तक, कब, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। उसके बाद 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया, सिक्किम जो कि एक था प्रोटेक्टोरेट स्टेट, प्रोटेक्टोरेट का मतलब इंटरनल अफेयर तो खुद संभालें, लेकिन फॉरेन अफेयर्स इस सब के लिए इंडिया का साथ था उनको, लेकिन अब सिक्किम क्या बन गया, एसोसिएट स्टेट बन गया था। उसके बाद फिर बाद में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में फुल फ्लेज स्टेट बन गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिक्किम फुल फ्लेज स्टेट कब बना, तो आप बता देना भैया 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। उसके बाद हमें डिस्कस करना है 40 कॉन्स्टिट्यूशनल में 48th, Parliament has empower to specify from time to time the limit of territorial water, continental shelf और exclusive, मतलब पार्लियामेंट स्पेसिफाई कर सकती है, यही बात है, नॉर्मल बात है। अब हम एक चीज़ मैं बता दूं, 42nd और 44th सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन दोनों को हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी बचा होगा 10-12 हमें डिस्कस करना है जो इम्पोर्टेंट वाला, उस सबको कवर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।